व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी है क्या? ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या है? तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन पे यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द पासिंग ऑन ए ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब देखिए कई लोग बोलते हैं ना कि आपके पिताजी की चेहरे आपसे मिलते हैं, आपकी माताजी का चेहरा आपसे मिलता है, दिस इज़ द ट्रेट। ये एक एग्जांपल है ट्रेट का, बाकी इसको हम डिफाइन करते हैं थोड़ा आगे। सबसे पहले नॉर्मल डेफिनेशन ले लेते हैं। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन इस तरीके से आप बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आ गए हम इवोल्यूशन पे, है ना। अभी देखिए ये था आपका हेरिडिटी, और हेरिडिटी के बाद में हम सबसे पहले ले रहे हैं इवोल्यूशन। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इसलिए क्योंकि अरे कहाँ से आए हो ये तो जान लो पहले, फिर तो ट्रेट इधर उधर ट्रांसफ़र हो ही जाएंगे। ओके, तो जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम हमेशा डार्विनियन थ्योरी की बहुत बात करते हैं। तो व्हाट वाज द डार्विनियन थ्योरी? तो थ्योरी हमने यहाँ लिख दी है। अब आप देखिए, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, डिफाइन तो मैं आपको कर ही रहा हूँ इसको, है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था डार्विन की थ्योरी का, क्या कहना चाह रहे थे वो? ओके, तो जो कहना चाह रहे थे वो ये था, कंपटीशन, वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी एंड इंटरेक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई दो स्पीशीज़ अपने अस्तित्व के लिए लड़े और उसके बाद में वो आगे बढ़े तो वो कंपटीशन को शो करता है। ठीक, वेरिएशन की बात आती है जब जनरेशन टू जनरेशन ट्रेट वन बाय वन जाते हैं, चेंज होते हैं, फिर उसमें वेरिएशंस आते हैं। मैं अपने पिता की तरह नहीं दिखता, मेरे पिता उनके पिता की तरह नहीं दिखते, तो ये वेरिएशन है। फिर आता है हेरिटेबिलिटी। तो हेरिटेबिलिटी क्या है? हेरिटेबिलिटी वही ट्रेट है जो हमारे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में दिखता है, जेनेटिक रिकॉग्निशन सिस्टम में दिखता है, डीएनए का एक दूसरे से अलग होना। मैं मेरे पिता के डीएनए से थोड़ा सा अलग हूँ, मेरा होने वाला बच्चा उससे अलग होगा, फिर उसकी अगली संतानें उससे अलग होंगी। फिर आ गया इंटरेक्शन। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब समझ रहे हैं, डीएनए का एक पार्ट होता है जिस पे एक पॉइंट होता है, एक क्रोमोसोम होता है जिसमें आपका जो डीएनए है उसमें एक पार्ट इंटैक्ट होता है, उस पार्ट में कोडिंग होती है, वो कोडिंग समय समय पे बदलती है और आगे बढ़ते जाती है। यही बदलाव आपका इटरेशन के अंतर्गत आता है। चलिए एक स्लाइड पीछे चलते हैं। अब देखिए डार्विन ने उस समय कहा क्या था, इवोल्यूशन अकर्ड। कैसे? स्पीसीज आर नॉट अनचेंजिंग एंटिटीज़। समझ रहे हैं बात को? मतलब जो ये स्पीसीज़ हैं ये बदलाव के एक सतत प्रक्रम से गुजरती हैं, ठीक है, बट इन्वॉल्व्स ओवर टाइम ऑल स्पीसीज डिराइव फ्रॉम वेरी डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द पास्ट। मतलब आप समझिए कि अगर हम आज मानव हैं तो हमारे पीछे जो मानव थे उनमें कुछ ऐसा रहा होगा जो आज हम में नहीं है, फिर उसके पीछे जो रहा होगा वो उनमें नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग एप्स से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कितने करोड़ों साल के बाद में हम लोग आज मानव के इस आधारभूत श्रृंखला में पहुँचे, तो ये है उसका मतलब। फिर द प्राइमरी कॉज ऑफ इवोल्यूशन चेंजेस इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की मैंने बात ही कही, आप फाइट करते हो अपने अस्तित्व के लिए, फिर आप आगे बढ़ते हो, है ना। फिर है स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पीसीज इनटू टू और मोर स्पीसीज हैज अकर्ड। ये डार्विन का एक ऐसा थ्योरम था जिस पे काफ़ी लोगों ने अपोज भी किया, क्योंकि कैसे एक से विलग होके दो नए जीव बन सकते हैं। बट बाद में जब ऑर्किड की खोज हुई तब पता चला कि कैसे एक से दो बनते हैं विलगन के पश्चात, है ना। इवोल्यूशनरी चेंज इज़ ग्रेजुअल। मतलब अगर इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, मेरे पिताजी साइकिल से चलते थे, मैं बाइक से चलता हूँ, मेरा बच्चा कार से चलेगा, ये इवोल्यूशन है, ये सतत प्रक्रम है आपका। चलिए अब बात करते हैं आगे, जो वेरिएशन की बात होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि पिताजी साइकिल से, मैं बाइक से, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी कार से। तो देखिए वेरिएशन कैसे हुए हैं। तो वेरिएशन बीक की शेप में, ये गैलापेगो आइलैंड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सीजीपीएससी में कि गैलापेगो आइलैंड का मेन मकसद क्या था, उस स्टडी का मकसद क्या था। तो आप उसमें देखिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल सेटिंग्स टेंड टू हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर हम घर में रह रहे हैं और हमारे घर के बगल में एक चिड़िया का घोंसला है और एक उसी चिड़िया का घोंसला अगर किसी केव में है, मतलब गुफा में है,
तो उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत भारी बदलाव होंगे। तो ये गैलापागो आइलैंड की थ्योरी थी जो हमेशा आपके क्वेश्चन में पूछी भी जाती है ना। फिर ये भी एक बात है कि पॉपुलेशन दैट आर फिजिकली आइसोलेटेड टेंड टू डिफर, मतलब अगर किसी एक पक्षी को या फिर किसी एक जानवर को, जैसे बोलते हैं ना कि अगर शेर पालना है तो उसको बचपन से पालो, दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, तो वो मांस नहीं खाएगा। तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्योरी है। इस कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्योरी में क्या होता है कि आप किसी स्पीशीज़ को एक दूसरे एनवायरनमेंट में कोशिश करते हो पालने की, या फिर आप उसका पूरा रख रखाव उस इन्वायरमेंट में करते हो ताकि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग हो जाए। तो ये उस थ्योरी का मतलब था। अब जैसे कि बात होती है, जो फॉसिल्स मिलते हैं आज के डेट में, वो हमारे अभी के जो जीव जंतु मौजूद हैं उससे रिसेंबल करते हैं। तो ये बात फिर साबित हो जाती है कि जो पुरानी थ्योरीज़ हैं वो सही, सच की थ्योरी है। मतलब वो सही कहा गया है कि किस तरीके से वक्त बदलने के साथ साथ जीव जंतुओं में भी विकास होता है। हम लोग भी एनिमल ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, एनिमल किंगडम ही हमारा है। तो जैसे कि पहले ग्लाइपोडोडोंट्स होते थे, है ना, जो आज के ज़माने के आर्माडिलो से मैच करते हैं। अब मैंने आर्माडिलो कहा है तो आप लोग आर्मागेडन मूवी में मत चले जाइएगा कि वहाँ तो गाड़ी चलती थी सर, ये तो आप कुछ और दिखा रहे हैं। तो आर्मागेडन मूवी में जो गाड़ी दिखाई गई उसका कॉन्सेप्ट इसी आर्माडिलो से मिलता जुलता है। वाई? बिकॉज जैसे उस गाड़ी को कुछ नहीं हो सकता था, वैसे आर्माडिलो को भी आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि इसकी खाल इतनी टफ होती है कि आप उसमें कोई भी बड़ा भारी पत्थर दे मारें, कोई बड़ा धारदार हथियार दे मारे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बात आती थी ट्री स्लॉथ। पहले हमारे यहाँ ट्री स्लॉथ हुआ करते थे, विच टेंड टू चेंज बाय द टाइम। नाउ दिस काइंड ऑफ स्लॉथ जो कि ग्राउंडेड हैं, अब ये पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकते, बट पेड़ के अगल बगल ही अपना घर बना के रहते हैं। तो ये रिसेम्बलेंस शो करता है कि इवोल्यूशन का क्रम कितने लंबे सालों से चला आ रहा है। अब आप सोचिए कि ये जो एनिमल था, ये उस समय था कितने करोड़ साल पहले, जब इसका फॉसिल अब दिखा तो इसको इससे रिसेंबल किया गया। ट्री स्लॉथ जो मिला वो इससे रिसेंबल किया गया। बाकी इनके जो स्ट्रक्चर थे, ये इनके मैकेनिकल स्ट्रक्चर थे, वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं। चलिए, अभी हम लोग बोले थे कि हेरिडिटी में ट्रेट है जो ट्रांसफ़र होता है। तो व्हाट इज़ ट्रेट? ट्रेट क्या है? तो देखिए, ट्रेट इज़ ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ यूनिक। अब यूनिक कैसे होगा? अभी जैसे मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, अगर मैं हटा दूं, है ना, तो मेरी आंखों का कलर हो सकता है ब्राउन हो, ठीक है। कुछ लोगों के आंखों का कलर ब्राउन हो, उसके अलावा कुछ लोगों के आंखों का कलर ब्लैक हो। कुछ ब्लू आइज़ वाले भी होते हैं, जैसे आमतौर पे आप बोलते हैं कि यूएस, यूके, ब्रिटेन, इन लोगों के आंखों के कलर अलग होते हैं इंडियन से, है ना। तो इस तरीके से ये ट्रेट्स हैं अलग अलग। फिर है, देखिए, ट्रेट इज़ अफेक्टेड बाय द वे वी लुक। अब ये कैसे हुआ? बड़ा आसान है। आप घर में अपने पापा को देखो, मम्मी को देखो और ख़ुद को देखो, तीनों के चेहरे अलग हैं। तो देखिए हमारे जो ट्रेट हैं वो कैसे डिफ़र करते हैं। फिर देखिए, ट्रेट अफेक्ट हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। लुक एट मी, आई एम ए फैट गाय, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपसे तो अलग ही दिखूंगा, है ना। तो ये हमारा बॉडी का जो फंक्शन है, यानी कि जितना मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरी बॉडी जो ग्रो कर रही है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं अपने फैमिली में सबसे सिमिलर दिखूँ, तो मैं अलग हूँ। ये है ट्रेट, ओके। और एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, आई का कलर के साथ में आपका हेयर कलर हो गया, ठीक है। आप किसी को कैसे हैंडल करते हो, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उस तरीके से भी है। फिर देखते हैं, हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ ट्रेट्स। अब आप जानो और आप समझो कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये ट्रेट को हम ट्रैक कैसे करें, हैं। किसी के मोबाइल को ट्रैक कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में डाल दिए, है ना। किसी के मोबाइल को या फिर गाड़ी को ट्रैक करना है तो आपने उसमें डाल दिया, गूगल मैप पे डाल दिया। बट इस ट्रेट को कैसे आप ट्रैक करोगे? तो इसके लिए साइंटिफिक पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है। अच्छा, ये पेडिग्री चार्ट क्या करता है? ये पेडिग्री चार्ट करता है आपके ट्रेट्स को ट्रैक। कैसे करेगा आगे देखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेगा। चलिए, अच्छा, पेडिग्री
क्या है पेडिग्री के बारे में आप जान लीजिए। वो डॉग वाला पेडिग्री नहीं है भाई, ये साइंस वाला पेडिग्री है। तो पेडिग्री इज ए डायग्राम दैट शोज द हिस्ट्री ऑफ ए ट्रेट एज इट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे ट्रेट की हमने बात की, अब वो कैसे पास होता है अगले साइड में देखते हैं, है ना। और रूल्स जो है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका सर्कल और ये है आपका बॉक्स। अब ये जो सर्कल है ये फीमेल है, ये जो बॉक्स है ये मेल है, ठीक। जब ये दोनों का मिक्सअप होगा तब अब जैसे कि एक संतति बनाई जाती है, 2 4, तो हमने 4 बनाई है, 1 2 3 4, है ना। अब इस 4 में 2 सिंगल हैं अभी। अब यहाँ पे जो ट्रेट है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक। अब वो 2 टाइप के क्या होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, ठीक। तो चलिए पेडिग्री एनालिसिस में हम अभी देखें कि एक स्क्वायर शेप है और एक राउंड शेप है, जिसमें हमने ये भी देखा कि राउंड शेप फीमेल्स के लिए है और बॉक्स शेप आपका मेल्स के लिए है, ठीक है। ये तो हो गए इसके रूल्स, है ना। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑफ स्प्रिंग आर शोन ओल्डर एंड द लेफ्ट टू द यंगेस्ट टू द राइट। मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। हाफ शेडेड सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल कैरियर ऑफ ट्रेट, मतलब कि अगर किसी फीमेल पेरेंट में अगर कोई ट्रेट है, फॉर एग्जांपल ब्राउन आइज़ हो गया, ब्राउन हेयर हो गया, तो वो अगर कोई ट्रेट अगर कैरी कर रहा है तो आपके हाफ शेप्ड सर्कल से वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। हाफ शेडेड स्क्वायर जस्ट लाइक मेल फॉर मेल। फुल शेडेड सर्कल कंप्लीटली फीमेल विद ट्रेट, मतलब वो कंप्लीटली उस ट्रेट को कैरी कर रही है। फुल शेडेड स्क्वायर रिप्रेजेंट मेल विद द ट्रेट, मतलब अगर आपका स्क्वायर फुल शेडेड है इसका मतलब है कि जो मेल है वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उस ट्रेट को कैरी करता है। अब जैसे इसको हमने सब यहीं देखा था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये फुल है, मतलब कि ये अभी ट्रेट कैरियर है आपका, ठीक है। अब इनसे कितने ऑफस्प्रिंग है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब इसमें एक मेल एक फीमेल और ये यहाँ पे लास्ट, है ना। तो यहाँ पे 2 फीमेल और 1 मेल इस ट्रेट के कैरियर हैं। जब फिर से इनकी आगे जनरेशन बढ़ी, और जनरेशन कैसे बढ़ी देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे शो किया है फर्स्ट जनरेशन, है ना। और उसके बाद ये सेकंड जनरेशन है कंप्लीट। तो ये सेकंड जो जनरेशन है उसके बाद आपका ये थर्ड जनरेशन है। तो सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में जब ये आए हैं तो देखिए एक फीमेल कैरियर हुआ और ये आपका 2 फीमेल कैरियर हुआ जो ट्रेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक मेल। पहले क्या था ये देखिए। तो इस तरीके से ये डिलेमा आपका मेंटेन रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं पेडिग्री में कि ऑफ स्प्रिंग में ट्रेट पहुंचते कैसे हैं। अभी देखिए हाफ है, पेरेंट है, एक पेडिग्री अगर सिंगल, उसके लिए अभी तो हमने जनरेशन लिया, अगर सिंगल भी लेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि 1 2 3 4, मतलब आप देख लीजिए यहाँ 3 2 5 अगर इनके बच्चे हुए, ये हो गया आपका मेल, ये हो गया आपका फीमेल, है ना। तो ये जो ट्रेट है, ये जो कॉलम खाली है, तो इसमें ट्रेट क्या है, चलिए आपने ब्राउन लिख दिया, ठीक है। अब ब्राउन आपका आगे देखिए एक मेल यहाँ पे है, एंड फिर देखिए ये एक फीमेल भी एक कैरियर बन गया। अब ये फीमेल जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ ये ट्रेट को कंटिन्यू करते जाएगी, लेकिन जैसे ही इसको कोई डोमिनेंट एलील मिला ये सरपास हो जाएगी। फिर आते हैं, अब देखिए इसमें ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे एक पूरी ये पेडिग्री एनालिसिस की लिस्ट बनी हुई है यूं, ठीक। ये बिल्कुल अलग चार्ट है। अब इस अलग चार्ट में स्पेशल क्या है, ठीक। जो पहला आपका मेल है ये है आपका एक तरीके से ट्रेट का कैरियर, और यहाँ पे फीमेल फ्री है, ठीक। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर इसको कोई डोमिनेंट मिले
जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको डोमिनेंट मिला है ना, तो देखिए अब यहाँ पे सीधे सीधे पहला ट्रेड कैरियर आपका फीमेल हुआ, ठीक, फिर सेकंड में आपका मेल हुआ, फिर थर्ड में आपका फिर से फीमेल हुआ, और फोर्थ में मेल फीमेल सभी हुए। इसका कारण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कारण ये है कि जो फीमेल है उसको हमेशा ही ट्रेड कैरियर कहा जाता है। ये रिसेसिव ट्रेट हमेशा बिलोंग करते हैं, इसलिए सबसे पहले जब ऑफस्प्रिंग्स आते हैं तो फीमेल ही आपके कैरियर ट्रेट होती है। उसके बाद में जब इनकी संतति आते जाती है तो ये ट्रेट अपने आप 50-50% के उसमें रेशियो में डिवाइड होते जाते हैं। अगर आप इसको काउंट करोगे तो हर बार जो ये ट्रेट है ये 50% में डिवाइड होते जाते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि इवोल्यूशन में जेनेटिक्स का क्या रोल है, प्लस डीएनए भी आपको बताना है, तो सबसे पहले जीन से ही शुरू करते हैं। तो जेनेटिक्स का सबसे बड़ा रोल है मेंडेलियन जेनेटिक्स के थ्रू। भाई ग्रेगरी जॉन रे मेंडल ने कुछ थ्योरम दिए, कुछ तरीके अपनाए, और वहाँ उन्होंने ये शोकेस किया कि किस तरीके से ये ट्रेट, मतलब आपको बिल्कुल दिखाया उन्होंने। अभी तक तो ये जो बातें थी वो सारी जेनेटिक सिस्टम में थी, हमने पेपर में बताया, आपने समझा, है ना, लेकिन अगर आप बात आती है कि इसको देखे कैसे, ठीक है, अब आप 2 साल 3 साल पहले वेट करो कि कोई बच्चा है देखें, फिर 20 साल उसका इंतज़ार करो कि हाँ उसके बाल भूरे हैं कि नहीं है, उसकी आंखें नीली है कि नहीं है। अब तो मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने कुछ ऐसे पौधे लिए, कुछ ऐसे सीड्स लिए और उनको उगाया, और उनको उगाने के बाद में उन्होंने ये दिखाया कि कैसे जो पहले के सीड थे, जो उनकी क्वालिटी थी, लीफ की क्वालिटी, फ्लावर की क्वालिटी, है ना, लीफ और फ्लावर के अलावा जो फ्रूट बने उसकी क्वालिटी, तो वो कैसे कैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक बड़ी सुंदर सी इमेज है, अब इसे आप रिजेंबल कीजिए सर ग्रेगरी जॉन रे मेंडल से। इन्होंने अपने छोटे से खेत में बढ़िया मटर के पौधे लगाए, और मटर के पौधे लगाने के बाद इन्होंने छोड़ दिया। अब इन्होंने देखा कि देखिए कहीं पे जो फ्रूट है उसका कलर कुछ है, कहीं ग्रीन है, कहीं फ्लावर का वेनेशन अलग है, कहीं नीचे फ्लावर लग रहे हैं एक्सिल स्टेज में, कहीं टॉप पे लग रहे हैं, कहीं सेंटर पे है ना। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक पूरी थ्योरी दी, प्रिंसिपल्स दिए जेनेटिक्स के कि किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है ट्रेट। अभी देखिए इन्होंने जिन सीड्स को लिया, जो क्वालिटीज़ को इन्होंने लिया है ना, वो देखिए यहाँ पे लिखा है, एक है राउंड, दूसरा है व्रिंकल, एक है येलो और दूसरा है ग्रीन। आप भी मटर खाते होंगे, है ना, ग्रीन मटर आप खाते होंगे, फिर मार्केट में ड्राई फॉर्म में आपके येलो वाले भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने इन सभी सीड्स को लिया, ठीक, फिर उन्होंने देखा कि मटर में कौन से 2 फ्लावर लगते हैं। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं ना कभी कि हाइब्रिड सीड्स आते हैं, नेचुरली सीड्स आते हैं जिसको हम लोग देसी सीड्स भी बोलते हैं, तो इन सीड्स की जो क्वालिटी है, किसी में वाइट फ्लावर लगते हैं, किसी में आपके पर्पल फ्लावर लगते हैं, तो इन फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लेके उन्होंने रिसर्च किया। फिर बात आई इनके फ्रूट्स की, है ना, तो एक तो बिल्कुल सीधे खड़े वाले फ्रूट थे और दूसरे थे थोड़े से रिप्ड फ्रूट, थोड़े से तुड़े मुड़े जिस तरीके से आप कहते हो, ठीक है। फिर उनके फ्लावरिंग सिस्टम को, लीफ सिस्टम को, इन सब को लेके उन्होंने एक प्रॉपर मॉडल तैयार किया, जिसके वजह से आपको जो रेशियो मिलता है 9:3:3:1, 16:9:3:1, ये जो सारे रेशियो आपको मिलते हैं, ये रेशियो यहीं से आए हैं। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल और रिसर्च का परिणाम है कि वो ट्रेड किस तरीके से और किस नंबर ऑफ आइटम के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वो आपको देखने मिला। अभी जैसे कि हम ट्रेड की बात कर रहे थे जब, तो हमने ये देखा कि रेसेसिव और डोमिनेंट, ये 2 चीज़ें हमने देखी। तो मेंडल साहब ने भी जो काम किया उसमें यही ट्रेड थे, कौन सा येलो फ्लावर है, कौन सा ग्रीन फ्लावर है, कौन डोमिनेंट है, कौन रेसेसिव है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने काम शुरू किया। तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या करता है, वो हमेशा एक्सप्रेस होता है और हमेशा दिखाएगा, ठीक। रेसेसिव ट्रेट क्या करता है,
रेसेसिव ट्रेट करता है क्या कि वो उसी डोमिनेंट एलील को ही कंटिन्यू करता है, वो अपना जो ट्रेट है उसको छुपा लेता है, जो बाद में कभी जब डोमिनेंट एलील नहीं आएगा तब वो अपने आप को शो करता है। अब हम सोच रहे थे कि ये ट्रेट आए कहाँ से, तो मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया, जैसे कि पापा का फेस अलग, मेरा फेस अलग, मम्मी का फेस अलग, सिस्टर का फेस अलग, तो इस तरीके से ये हर एक जनरेशन के बाद में चेंज होते जाते हैं, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ट्रेट कहाँ से आया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीन्स, डीएनए। तो जीन पूल के बाद में जब आप और उसमें डीप जाओगे तो आपको डीएनए के बारे में सुनने मिलेगा, डीएनए के बारे में जानने मिलेगा, है ना। फिर आते हैं, अब जीन्स है क्या, जैसा अभी मैंने बोला जीन पूल बोल दिया, तो वाई, तो भाई जीन एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं क्रोमोसोम पे, ठीक, और ये पूरे ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डीएनए अगर किसी प्लांट में बदल जाए या एक डीएनए किसी ह्यूमन में या एनिमल में बदल जाए तो उसका जो पूरा लक्षण होता है ना वो बदल जाता है। जैसे कि अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरे में डीएनए कोई चेंज होता तो शायद मेरी आंखें नीली होती, ठीक, कुछ और बदलाव होते तो शायद मेरे बाल काले ना होकर भूरे हो जाते। तो इस तरीके से वो आपको देखने मिलता, लेकिन कब देखने मिलता, 20-25 साल वेट करने के लिए। इसीलिए मेंडलियन जेनेटिक्स को हम लोग एक आधारभूत स्तंभ मानते हैं किसी भी तरीके के डीएनए और जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए। चलिए, तो जीन आते कहाँ से हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला पेरेंट्स, ठीक, और इन्हीं दोनों के मिक्सअप जीन से ही हम लोग अलग तरीके के दिखते हैं, है ना। और दोनों ही जीन एक दूसरे से अलग होते हैं। और यहीं पे जो बात आती है वो आती है आर्यावर्त की। और आर्यावर्त से मुझे याद आया कि क्यों किसी एक मतलब जगह से दूसरी जगह शादियां होती थी, अगल बगल ही नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग तो सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खा पी रहे हैं, तो उनके सारे ट्रेड तो एक ही साथ होंगे। तो जब एक से दूसरे जगह होती थी आर्यावर्त के समय में, जो बाद में हिंदुइज्म में आया, तब जाके यहाँ पे ये ट्रेट आए कि किस तरीके से ट्रेट चेंज होते हैं। जब दो अलग अलग जनरेशन्स या फिर जो दो अलग अलग प्लेसेस से कोई लोग मिक्सअप होते हैं, तब जाके वो जो नए ट्रेट हैं उनका विकास होता है। हाउ डू जीन्स गेट देयर इंफॉर्मेशन, सही बात है भाई, मुझे भी नहीं पता, उनको कैसे पता चल जाता है कि फलाने ट्रेट को हमें आगे बढ़ाना है, इसको छुपा देना है, इसको ऐसे कर देना है। तो जो ये क्रोमोसोम होता है ना, ये जो क्रोमोसोम होता है, इसका स्ट्रक्चर ही आपको डिसाइड करवाता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रेट कैसे फॉलो करता है, किस तरीके से। क्योंकि आपने देखा होगा चींटियाँ एक अलग किस्म का फेरोमोन रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से सेकंड चींटी उसको फॉलो करती है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके पूरी लाइन लगी होती है। उसी तरीके से हमारे क्रोमोसोम में भी ऐसे कुछ छुपे हुए कोडिंग होती है जिसको फॉलो किया जाता है। अभी देखिए, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इट इज़ जस्ट लाइक इन अ डम्बल शेप, है ना। और उससे फिर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर आता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अभी ये ब्लैक एंड वाइट है, मैं इसको अभी कलरफुल कर दूंगा, ठीक है। अब जीन का एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस को प्योर कहा गया है क्योंकि एक ही टाइप के जीन्स होते हैं, एक ही टाइप के डीएनए होते हैं। हेट्रोजीनस को मिक्स्ड कहा गया है, जिसमें पेरेंट्स के दोनों के अलग अलग डीएनए होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी होमोजाइगस प्योर कहलाते हैं क्योंकि प्योर डोमिनेंट है, ये कंटिन्यू डोमिनेंसी ही शो करेंगे, इसमें कहीं मिक्सअप नहीं है, ठीक है। और रिसेसिव में आपका इंडिविजुअल के पास में सिर्फ एक जीन होता है जो कि रिसेसिव ट्रेट ग्रहण करता है और उसी को आगे चलाता है। चलिए, हेट्रोजाइगस तो हो गया। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ पुनेट स्क्वायर का मीनिंग क्या है। अभी देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं फीमेल गैमेट्स, ओके, और ये है आपका मेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सअप होता है तब ये ट्रेट निकल के आते हैं। तो ये आपका हुआ क्या, डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है, यहाँ भी डोमिनेंट रेसेसिव है, और ये कंप्लीटली रेसेसिव है। तो देखिए, ये आपका फुल डोमिनेंट, ये आपका फुल रेसेसिव।
अब आते हैं प्लांट सिस्टम पे। तो हमारे पास में पोलन ग्रेन्स हैं और फिर ओव्यूल हैं, ठीक है। जब भी आप प्लांट देखते हो, खेतों में देखते हो, अपने फार्म फील्ड पे देखते हो, तो आप देखते होगे कि जो तितलियां हैं, जो आपके ड्रैगन फ्लाइज हैं, है ना, ये आते हैं और ये उसको इन्फेक्ट करते हैं। कैसे इन्फेक्ट करते हैं? यहाँ का पोलन ग्रेन और वहाँ का पोलन ग्रेन मिला देते हैं, इधर का उधर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ का वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें सिस्टम बनता है। जैसे हमने गैमेट सिस्टम देखा, एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे भी वही सिस्टम है। ओके, एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव। फिर मेंडल साहब ने जो काम किया वो आपके मटर के पौधों पे जो काम किया, तो उनमें इन्होंने हर एक ट्रेट को एक नाम दिया, ठीक है, और यही ट्रेट के नाम यहाँ पे ट्रांसफ़र होते गए। अभी आप देखिए येलो और ग्रीन में डिफरेंस है, ठीक है, बट यहाँ पे नेमिंग पे ही डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर डोमिनेंट पार्ट है वहाँ पे डोमिनेंसी येलो सीड के लिए शो कर रहा है, और एग्जैक्टली सेम टू सेम आपका ग्रीन में यहाँ पे ये रिसेसिव शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन न सिर्फ कन्वर्ट होते हैं बल्कि ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अगर आप इसको पूरा काउंट करोगे तो आपको 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है। फिर ये भी आपका एक अलग प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया, तो भी वही रेशियो में निकल के आता है इसमें। अब आते हैं फिनोटाइप पे, है ना। अभी ये सारे जेनेटिक ट्रेट्स के बारे में तो हमने बात की कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से ट्रेट मिल रहे हैं। अच्छा, ट्रेट के बारे में हमने इतने बात की, तो उसमें ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेट को आप लोकल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते क्या हो। तो ये फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हो। अगर आप मटर को देख रहे हो, वो ग्रीन है, येलो है, कैसे पहचान रहे हो? तो ये उसके फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर हैं एलिल्स। अभी देखिए ये ड्रोसोफिला का जो टेस्ट है ना, ये एनिमल बायोलॉजी में या फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में या फिर एनिमल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत किया जाता है। तो उसी में जब इस तरीके से डीएनए में इंटरचेंज होते हैं, चेंजेस होते हैं, तब आपको ब्लैक आइज, वाइट आइज, ब्लैक आइज, इस तरीके से आपको ये ट्रेट ट्रांसफ़र होते हुए मिलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर पार्ट है और यही इनके ओरिजिनल ट्रेट हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक एक करके, और इन्हीं ट्रांसफ़र ट्रेट की वजह से आपके ड्रोसोफिला में। अच्छा, ड्रोसोफिला क्या है? जो स्टूडेंट्स ड्रोसोफिला को नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बड़े साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि आप घर में जो मक्खी देखते हैं, ड्रोसोफिला उसी फैमिली से बिलोंग करता है, बट ये थोड़ी सी बड़ी मक्खियाँ होती हैं, ठीक, जिनको स्पेसिफिकली हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। चलिए, जीनोटाइप्स, जैसे कि अभी हमने बात की मटर के पौधों के बारे में, तो ये उसकी जीनोटाइप्स थी, ठीक है। और होमोजाइगस ब्राउन, बीबी, प्योर ब्राउन, बोथ जीन्स आर द सेम। तो ये जो अभी हमने देखा था मटर के लिए, जिसमें बी और बी का ट्रेट यूज़ किया गया, ठीक। अभी जैसे ये जीनोटाइप है, अब इसके जेनेटिक में जो चेंज हुए हैं उसी की वजह से ये डोमिनेंट है, जो कि ज़्यादा रेडिश है। ये हाफ है आपका एक तरीके से, और हाफ होने की वजह से इसका कलर इससे थोड़ा फेड है, और ये कम्प्लीटली रेसेसिव है, जिसकी वजह से ये वाइट है। अब इस रेसेसिव ट्रेट पे जो भी डोमिनेंट ट्रेट हावी होगा, ये उसके कलर को ऑब्जर्व कर लेगा। अभी जैसे कि जेनेटिक की बात की है, फिनोटिपिक कैरेक्टर की बात की है, ठीक है। अभी आपको इस पर्टिकुलर इमेज से हम समझा सकते हैं कि जीन्स जो भी चीज़ें इनकोड करते हैं, उस इनकोडिंग की वजह से पूरे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आपके आते हैं, है ना। अब बात आती है कि जीन्स डीएनए को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अभी तक तो हमने फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स डिस्क्राइब किए, अलग अलग तरीके से हमने जेनेटिसिटी बता दी, ठीक है, कैरेक्टर्स के ट्रेट बता दिए, बट हाउ डू जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड?
ठीक, हमने एक ब्लैक एंड वाइट आपको इमेज दिखाई थी और उस ब्लैक एंड वाइट इमेज में हमने ये बातें शो की थी कि किस तरीके से, इसको अभी हम कलर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्यों? बिकॉज उस डीएनए के एक मॉलिक्यूल में इतने सारे बॉन्डिंग्स और अलग अलग हाइड्रोफोबिक रिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से डीएनए स्टेबल है। अब आप कहेंगे स्टेबिलिटी क्या है? तो स्टेबिलिटी ये है कि डीएनए उस स्टेज पे नहीं पहुंचता जहां से उनसे वो सारी जानकारी ख़त्म हो जाए, तो वो स्टेबल है, सारी सूचनाओं का संग्रह करके रखता है ना, सारे ट्रेड को अपने पास रखता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा वर्ड लिया है, मास्टर कोड। व्हाट इज़ दिस मास्टर कोड? ये मास्टर कोड वही है जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में, टीवी, फिल्म्स में, मूवीज़ में आप देखते हो कि कैसे ये पता चलता है कि जो पैटर्निटी विवाद होते हैं उसमें ये कैसे पता चलता है कि वो उसका बेटा है या उसकी बेटी है। तो डीएनए एक मास्टर कोड इनहेरिट करता है अपने आप में। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी मैंने बोला कि मोस्ट स्टेबल, तो स्टेबल के पीछे जो राज है ना, वो राज अभी मेरे पीछे छुपा था। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, इसमें जितने ये बॉल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में अलग अलग हाइड्रोफोबिक रिलेशन वाले बॉन्ड हैं और यही बॉन्ड इनको एक ट्विस्टेड फॉर्म में स्टैक्ड रखते हैं। ठीक, और ये स्टैक्ड रखने की वजह से ही ये अलग अलग ट्रेड्स को, अलग अलग चीज़ों को अपने पास में संग्रहित रखते हैं। ओके, दिखने में ये बिल्कुल सीढ़ी की तरह दिखते हैं और कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसको मिलकर बनाते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। अभी देखिए, जो डीएनए का मॉडल है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक ट्विस्टेड पैटर्न है। ठीक है, ये एक ट्विस्टेड पैटर्न है। अब इस पैटर्न से लेके इस पैटर्न तक की एक कंप्लीट लेंथ होती है। मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट करें कमेंट सेक्शन में और वहाँ इसका आंसर पुट करें। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू रिप्लाई। ठीक है, इस ट्विस्ट में कितने मतलब, अब मैं मीटर किलोमीटर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि इसकी जो मेन वैल्यू है उसको क्या कहते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो एंगस्ट्रॉम से शो की जाती है ना। तो ये जो टर्न होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं ये आपको गिनने पड़ेंगे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। तो डीएनए में जब इस तरीके से हम लोग चीज़ें देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये कितने बेस पेयर हैं, कैसे जुड़े हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक रिलेशंस। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पे जो इन बेस पेयर्स को आपस में चिपका के रखते हैं, प्लस ये जो चीज़ें हैं, ये जो टर्न्स हैं, इसमें फॉस्फेट और एस्टर्स के बॉन्ड होते हैं। तो ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बेस पेयर्स पूछे जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना, क्या क्या उनका नाम है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, किस तरीके से वो डीएनए को रिजेंबल करते हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू स्टैक्ड होते हैं, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है। अभी जैसे देखिए, मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं आपके लिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 बेस पेयर हैं जो स्पेसिफिकली डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिना इसके हम डीएनए की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ इसमें यहाँ पे जो नहीं दी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है यूरेसिल। अच्छा, यूरेसिल कहाँ मिलता है? तो भाई यूरेसिल मिलता है आपका आरएनए के पास में, और जैसे ही आरएनए में यूरेसिल का डीऑक्सीजनेशन होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? थाइमिन। तो ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये सब वहीं होते हैं सेल्स में। ओके, अच्छा, ये एक चीज़ है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये बॉन्ड में है डीएनए के बीचों बीच। कैसे हैं? एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और आप हमेशा एडेनिन और थाइमिन को डिनोट करते हो 2 लाइन से, और साइटोसिन और गुआनिन को डिनोट करते हो 3 लाइन से। वाई? बिकॉज इनका जो हाइड्रोफोबिक रिलेशन है वो 2 डबल बॉन्ड से होता है, और साइटोसिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से होता है। इसीलिए जब डीएनए को पहले टूटना होता है ना,
तो हमेशा एडेनिन और थाइमिन की तरफ से ही टूटता है, कभी साइटोसिन और ग्वानिन की तरफ से नहीं टूटता। ये आपके क्वेश्चंस में आता है, आपको पूछा जाता है कि व्हेन डीएनए गेट्स इनटू द ब्रेकेज और इन रेप्लिकेशन वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। अब वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ए, टी, ए, जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए से टी ही जुड़ता है, टी से ए जुड़ता है, सी से जी और जी से सी। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर आते हैं हम जीन्स पे। अब एडेनिन से थाइमिन जुड़ा, साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा, लेकिन हम लोग तो ह्यूमन है ना, 5-6 लीटर ब्लड है, हर एक सेल्स में अगर ऐसे डीएनए इतने सारे हुए तो एक कोड बनाते कैसे? तो भाई देखिए, ये जो 4 बेस पेयर हैं जब मिल के कोड बनाते हैं तो इन सारे बेस पेयर में मिल के इतने कोड बनाने की क्षमता है कि न सिर्फ हम बल्कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोगों को अलग जेनेटिक कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेट्स फ्रॉम प्रोटीन्स। अब चलिए, ये वाली बात थोड़ी सी आप लोगों के नहीं हो सकती है, बट मैं इसको आपको सिंपल करके बताता हूँ। All characteristics are affected by the DNA in the cells of the individual organism. These characteristics are called traits. Trait depends on the types of proteins that the 4 bases A, C, G, T make up. अभी हमने एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन की बात की, तो ये हैं क्या? ये एक्चुअली में नाइट्रोजिनस बेस कहलाते हैं, और ये नाइट्रोजिनस बेस कोई और नहीं है, ये प्रोटीन के ही पार्ट होते हैं। बोलते हैं ना, खाने में प्रोटीन ज़्यादा खाओ। क्यों बोलते हैं? ताकि आपके अंदर ताकत बनी रहे। कैसे ताकत बनी रहेगी? जब आपके ये पिलर्स, इन्हें हम पिलर्स बोलते हैं, 4 पिलर्स जो हैं आपके बॉडी के, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, अगर ये स्ट्रांग होंगे तो आप स्ट्रांग होंगे। अब देखिए, हाउ डू वी लुक द वे वी डू, मतलब हम जैसे दिखते हैं, हम क्यों दिखते हैं? तो ये पार्ट है आपका पेरेंट पासेस कॉपीज ऑफ देयर डीएनए टू द ऑफस्प्रिंग्स, मतलब मेरे पेरेंट्स से मैं, ओके। एंड हाउ द ऑफस्प्रिंग डेवलप डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन कोडेड इन द डीएनए। मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए में कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो जब वो फॉलो करते हैं ना, तो इसी तरीके से फॉलो करते हैं, और इसीलिए हम कहीं ना कहीं उनसे रिजेंबल करते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। वाई? अब देखिए, मैं जापान में तो नहीं हूँ, ना ही मैं चाइना पे हूँ कि सारे चेहरे एक समान हैं। तो भाई हम इंडियंस हैं, और इंडियंस के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाइना जापान को छोड़ के जो अपने पेरेंट्स से या अपने पड़ोसियों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। अच्छा, चाइना जापान वाले भी अलग दिखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, तो हम लोग उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ओके, दैट्स वाई वी आर यूनिक। ओके, अच्छा, ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स। वाई? भाई आप शादी पार्टी में जाओ, बोलेंगे अरे तू तो अपने पिताजी जैसा बहुत दिखता है यार, क्या खाता है? तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो खाते हैं वही आप खाते हो, वो इसलिए है क्योंकि डीएनए का जो इनकोडेशन है ना, वो उन्हीं से तो आ रहा है, इसीलिए तो आप उनकी तरह थोड़े बहुत दिखते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कुछ और नया टॉपिक आपके लिए लेके आएँ। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन इट, और हमें बताइए कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा। थैंक यू।